Hello students, welcome back to our physics lecture. As we know, we were continuing with the chapter that it was machine, chapter number 3rd according to our index, and last of the first unit, that is force, work and energy system. Okay, तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि छोटा सा हमने क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में क्या स्टडी किया है. तो हमारा कुछ कंसेप्ट मैकेनिकल बेस्ड कंसेप्ट है, मैकेनिकल एडवांटेज, देन इट वाज वेलोसिटी रेशियो, आफ्टर दैट इट वाज एफिशिएंसी. कुछ इस सिस्टम के बारे में हमने पुली सिस्टम का स्टडी किया था. इसमें हमने सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली का कुछ स्टडी हुआ था. ओके, तो आज जो हमारा कंसेप्ट रहेगा या फिर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पुली का सिस्टम दिखाई दे रहा है. ओके, तो यही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पुली. हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, अभी तक जो प्रीवियस वीडियो हमने स्टडी किया था उस वीडियो में क्या था, सिंगल मूवेबल पुली या फिर सिंगल फिक्स्ड पुली. इसके बाद हमने उस पर्टिकुलर वीडियो में क्या स्टडी किया था, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एफिशिएंसी. ये तीन चीज पर्टिकुलर फिजिकल कंसेप्ट पे हमने फोकस किया था. ओके, और उस पर कुछ एक दो छोटे से न्यूमेरिकल देखे थे. आज जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ पुली. अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का जरूरत क्यों पड़ गया, सर हम सिंगल मूवेबल पुली या सिंगल फिक्स पुली से हमारा काम क्या नहीं बनता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है. सिंगल फिक्स्ड और सिंगल मूवेबल पुली, सर अगर ये एक मशीन है और यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज, जैसे कि हमने देखा था मैकेनिकल एडवांटेज 1 मिल रहा था, इसमें हमें स्पीड गेन, एफर्ट, ये सारी चीजों को सर हमने पर्टिकुलर स्टडी किया था. तो सर कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का जरूरत हमें क्यों पड़ गया, तो पहले सबसे पहले ये जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली क्यों. जैसे कि आप जानते हो कि हैवी लोड, लेट अस आई विल रीड फॉर यू. ओके, when a heavy load is to be lifted or shifted from one place to another, we require a pulley system of mechanical advantage much more than two. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट बन चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सिस्टम इस्तेमाल करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर ऐसा लोड है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो हमें बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है, यू कैन से टन ऑफ, जिसका वेट टन्स में हो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ केजी के बारे में बात हो, बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट हो. अब हैवी ऑब्जेक्ट अगर हमें कोई एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करवाना है, तो ऐसे केस में हमें ऐसा मशीन का जरूरत है जो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन टू रहेगा. मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा, मोर देन टू. तो मोर देन टू सिस्टम, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन टू गेन करने के लिए, फिर ऑब्टेन करने के लिए हमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का इस्तेमाल करना पड़ा. ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहला रीजन क्या है. जैसे कि हमें पता है, सो सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट इनफ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पुली विद वन स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्रिंग दैट इज रोप इज देन यूज्ड. तो अब देखिए, अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग दिखाई दे रही है आपको, अब स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये जो छोटी मोटी स्ट्रिंग नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ पे आप हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने वाले हो, तो यहाँ पे बहुत मोटा सा स्ट्रिंग रहेगा, जैसे जो हम कह सकते हैं एक रोप हो सकता है. ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में भी आपको दो डिफरेंट वैरायटी देखने मिलेगा. कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में क्या मिलेगा, दो डिफरेंट वैरायटी. ठीक है, तो फर्स्ट वाले के साथ देखते हैं. फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इज यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुली अटैच्ड टू द सेम रिजिड सपोर्ट. तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट, हमने क्या कहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के दो डिफरेंट सिस्टम होता है. ये पहला सिस्टम है जो हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो पहला सिस्टम क्या रहेगा, ये देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट सिस्टम क्या रहेगा, अब जैसे कि आप देख सकते हो, वन फिक्स्ड पुली, ये फिक्स्ड पुली कहलाएगा. ओके, तो वन फिक्स्ड एंड सेवरल मूवेबल. हमारे पर्टिकुलर डायग्राम में थ्री डिफरेंट पुली के बारे में शो कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे आप मेनी मोर बहुत सारे अप्लाई कर सकते हो. एंड सेवरल मूवेबल पुली, पर इंपॉर्टेंट क्या है, फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट. ठीक है, फिक्स टू द रिजिड सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन को समझते हैं. एक फिक्स पुली रहेगा और इसके साथ बहुत ज्यादा मूवेबल पुली आप अटैच कर सकते हो. पर एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि सभी मूवेबल पुली और फिक्स्ड पुली सभी कहां पे अटैच होनी चाहिए, रिजिड सपोर्ट पे. आप देख सकते हो जो टॉप मोस्ट आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, डैश, जहां पे डैशेस बना हुआ है, ओके, वो हमारा रिजिड सपोर्ट है.
आप देख सकते हो कि एक फिक्स्ड पुली रिजिड सपोर्ट पर अटैच है, दिस इज मूवेबल, दिस इज मूवेबल, 3 movable pulley and one fixed pulley which is completely attached to the rigid support on the top of the surface. ओके क्लियर है? तो ये रहेगा हमारा पहला कॉम्बिनेशन. ओके ये रहेगा हमारा पहला कॉम्बिनेशन जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में. ये चीजें क्लियर है? सर दूसरा क्या होता है? सर अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड क्या होता है? जो सेकंड होता है उसमें आपको सेवरल कंप्लीटली आप कह सकते हो फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली का सेट मिलेगा. मतलब क्या रहेगा? सेट. सेवरल यू कैन से लाइक पुली इन टू ब्लॉक्स, टू डिफरेंट ब्लॉक्स में. मतलब आपको एक रफ डायग्राम बता देते हैं, हम सेकंड कंसेप्ट में पढ़ेगा. जो सेकंड कंसेप्ट रहेगा ना आपको कुछ इस तरीके से आपको शो रहेगा. दिस इज फर्स्ट पुली, सेकंड, थर्ड पुली. ओके ये कंप्लीटली फिक्स्ड पार्ट में रहेगा और यहाँ ये सिस्टम रहेगा और दूसरा सिस्टम नीचे की तरफ और यहाँ पे कुछ अटैचमेंट. इस तरीके का नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले सेकंड पार्ट, आप वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. बस रफ आइडिया आपको दे दिया. ठीक है तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट सिस्टम जहां पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें देयर विल बी वन फिक्स्ड. इंपॉर्टेंट है, एक फिक्स्ड होना ही चाहिए. ठीक है एक फिक्स पुली तो रहेगा ही रहेगा सर. उसके अलावा आप चाहे कितने भी मूवेबल पुली लगा सकते हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है अब सर ये पुली सिस्टम होगा. अब हमें क्या करना है? ये पुली सिस्टम का इस्तेमाल हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें हैवी लोड को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है अब ये कहाँ पे यूज होता है? हैव यू सीन लाइक कंटेनर्स होता है, हम मूवीज में देखते हैं बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं. ठीक है डॉकयार्ड पे आपको कंटेनर दिखाई देते हैं. जब ये कंटेनर हैवीली लोडेड होता है, ठीक है हैवीली लोडेड जब पर्टिकुलर शिप से उतारा जाता है तो ऊपर में क्रेन्स लगी होती है. ठीक है क्रेन लगी होती है. तो क्रेन में कुछ इसी तरीके के सिस्टम को अप्लाई किया जाता है जहां पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 2 मिलेगा. ठीक है आपको ऐसा सिस्टम जनरेट करना है, ऐसा मशीन जनरेट करना है जहां पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2 और मोर देन 2 होना चाहिए. इन दैट केस यू कैन लिफ्ट एनी हैवी ऑब्जेक्ट. ओके एनी हैवी ऑब्जेक्ट यू कैन से, मतलब टन्स और जो होता है कंटेनर आते हैं बहुत हैवीली लोडेड होता है. ठीक है अब सर ये तो हमने बना लिया. अब हमें क्या करना है? तो वही हम जो करेंगे अभी तक पूरी चैप्टर में जो करते आ रहे हैं. पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे कि सर इस पर्टिकुलर सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज किस तरीके से कैलकुलेट होगा. 2 से तो ज्यादा रहेगा, ये तो हमें सर कंफर्म हो गया कि मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मोर देन 2. कैसे कंफर्म हो गया? सर हमारा सिस्टम ही कुछ ये कहता है, हमने सिस्टम ही जनरेट ऐसा किया कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 2 रहेगा. ओके तो इसका हम वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे और फिर एफिशिएंसी, सभी को पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. ठीक है एक चीज यहाँ भी हम कंफर्म कर देते पहले. अब अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो तो हम निकालेंगे, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद हम निकालेंगे एफिशिएंसी. तो मन में एक डाउट आएगा कि सर एफिशिएंसी, सर मैकेनिकल एडवांटेज 2 से ज्यादा है तो वेलोसिटी रेशियो भी शायद से 2 से ज्यादा ही आना चाहिए. चलो आ गया. लेट अस कंसीडर क्या मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 2. सर तो एफिशिएंसी कितना रहेगा? अब एफिशिएंसी आपके ग्रेटर देन 2 या फिर ग्रेटर देन 1 हो सकता है. ग्रेटर देन 1 मतलब 100%. क्या एफिशिएंसी ग्रेटर देन 100% हो सकता है? तो आंसर इज सर नो. क्योंकि सर हमने मशीन जब पढ़ा है, हमने मशीन का स्टार्टिंग में सबसे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा और ये सभी मशीन पे अप्लाई होता है कि एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%. 100% से सर एफिशिएंसी ज्यादा हो ही नहीं सकती, या फिर हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 नहीं रह सकता है. एफिशिएंसी याद आ रहा है? एफिशिएंसी क्या होती है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. लेट अस कंसीडर मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा. ठीक है लेट अस कंसीडर वेलोसिटी रेशियो भी 2 होगा. आंसर क्या आएगा? 1. क्या ये 1 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि सर अगर डिनोमिनेटर 1 हो जाता है, मतलब वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाता है और मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो जाएगा सर, तो एफिशिएंसी विल बी 2, जो पॉसिबल नहीं है. 2 का मतलब सर ग्रेटर देन 100% हो जाएगा ना. 200% हो जाएगा. ये 1 अगर 100% है तो 2 क्या होगा? 200%. और सर एफिशिएंसी ग्रेटर देन 100% तो हो नहीं सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर मशीन है तो लॉसेस आएगा. लॉस रहेगा दैट इज फ्रिक्शन लॉस एंड बहुत सारे लॉसेस आएगा. सर लॉस रहेगा तो एफिशिएंसी ग्रेटर देन 100% या फिर ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता. ये कंफर्म है हमें. ठीक है चलो अब ये चीजें तो कंफर्म हो गई. मैकेनिकल एडवांटेज तो बता लेते हैं क्या होता है. ओके मैकेनिकल एडवांटेज समझने से पहले हम जब फिक्स्ड और मूवेबल सिंगल फिक्स पुली और सिंगल मूवेबल पुली का हमने स्टडी किया था, वो इस केस में हमने एक चीज ऑब्जर्व की, दैट वाज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में टेंशन.
स्ट्रिंग में टेंशन ऑब्जर्व किया था, ठीक है, और उसी टेंशन को लेके हमने मैकेनिकल एडवांटेज, लोड और एफर्ट को हमने इक्वेट किया था, याद आ रहा होगा, लोड इक्वल्स टू टी, एफर्ट इक्वल्स टू टी बाई टू एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से हमने कंसेप्ट बनाया था, ठीक है, लास्ट इसमें। तो सेम हम यहाँ पे भी वो रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि सर अगर हम लोड उठाते हैं, ठीक है, सिस्टम को समझते अगर हम लोड उठाते हैं तो यहाँ पे टेंशन किस तरीके से डेवलप होगा और किस स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड अपवर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। दिस इज आवर लोड, ये लोड है हमारा, ठीक है, लोड का डायरेक्शन सर डाउनवर्ड, लोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। अभी जो लोड है, लेट अस कंसीडर एक पुली पे अटैच है, ये लोड अटैच है पुली पे, लेट अस कंसीडर इसे नेम कर देते हैं ए, पुली सिस्टम ए, ठीक है। पुली ए के बारे में हम बात करेंगे। अगर लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो सर ये पुली जो ए है, पुली ए, ठीक है, हम इसे हम ए ही कहेंगे, ठीक है। ए पे आप देख सकते हो सर टू डिफरेंट स्ट्रिंग से ये ए अटैच्ड है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड, हमें दिखाई दे रहा है, विजिबल है। तो यस सर, एक स्ट्रिंग है जो डायरेक्ट रिजिड सपोर्ट पे अटैच हो रहा है ऊपर में टॉप पे, और एक राइट साइड में स्ट्रिंग है जो ऊपर की पुली में अटैच है। चलो ठीक है, तो अगर ये लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सर ये लोड कैरी कौन कर रहा है, ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग लोड कैरी कर रही है, ठीक है। तो लोड डाउनवर्ड है तो स्ट्रिंग का टेंशन क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, इस केस में भी अपवर्ड डायरेक्शन। लेट अस कंसीडर T1 एंड T1। सर दोनों को T1 क्यों दे दिए, अरे भाई लोड है ना, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लोड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो लोड जो है वो एक्चुअल अगर आप देखा जाए, अगर हम सिंगल सिर्फ पुली ए पे अगर फोकस करते हैं तो ये जो लोड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका लोड जो कंपनसेट कर रहा है या फिर इस पे एफर्ट या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एफर्ट अप्लाई हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो दो स्ट्रिंग ही तो अप्लाई कर रहा है, बाकी पुली सिस्टम को भूल जाओ। तो यहाँ पे T1 आ गया, हाँ सर ये तो बात बन गई, चलो ठीक है। अब आते हैं ऊपर की पुली पे, सेकंड पुली दैट इज अ बी। पुली बी के लिए पुली ए एंड लोड, ये कंप्लीट सिस्टम विल वर्क एज अ लोड, मतलब पुली बी पे जो लोड लगा है वो क्या रहेगा, तो कंप्लीटली जो सिस्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड एंड पुली ए, दिस विल बिहेव एज अ लोड फॉर द सिस्टम ऑफ पुली बी। पुली बी के लिए क्या लोड, लोड क्या रहेगा, ए एज वेल एज सर लोड रहेगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। सिंपल सी बात है सर, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो यहाँ पे जो टेंशन जनरेट होगा ये भी अपर डायरेक्शन में जनरेट होगा। लेट अस कंसीडर T2, इस केस में भी बना देते हैं T2, सेकंड सिस्टम पुली, क्लियर है यहाँ पे, है ना। वैसे ही थर्ड पुली पे आता है, फिर से सेम सेम कंसेप्ट, T3 और इस केस में T3। सर ये तो हो गया हमारा लोड को हमने कंसेप्ट, लोड को हमने बाइफरकेट कर दिया, सभी स्ट्रीम में टेंशन कहाँ पे डेवलप हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब सर एफर्ट अप्लाई करने, तो एफर्ट तो हम सर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं सो दैट इजी वे में एफर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और फिक्स पुली का इस्तेमाल उसी के लिए किया था कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, एक मूवेबल पुली को हमने फिक्स पुली से अटैच कर दिया था, रीजन क्या था, जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। रीजन क्या था, जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। फिक्स पुली का काम क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तो ये सर एफर्ट हो गया ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एफर्ट लग रहा होगा इस तरफ, दैट इज कंसीडर ई, सर ये तो एफर्ट लग रहा होगा। सर एफर्ट अगर आप नीचे की तरफ उसे ड्रैग कर रहे हैं, सर अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करें वहां पे एक स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, सर एफर्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन द एक्सट्रीम राइट स्ट्रिंग, सर वो नीचे की तरफ आ रहा है, सर वो स्ट्रिंग है तो वहां पे टेंशन भी तो आएगा, बिकॉज हर स्ट्रिंग में टेंशन होता है, हम स्ट्रेच कर देते तो हाँ सर टेंशन तो जनरेट होगा। भाई टेंशन कहाँ जनरेट होगा, एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यस टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। T3 टेंशन रहेगा, टेंशन क्या रहेगा, T3 पुली सिस्टम डी। ये तो बहुत आसान था, चलिए तो सिस्टम ही बन गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया। अरे भाई सॉल्व नहीं हुआ अभी, अभी तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो बचा है, क्लियर है यहां तक। अब हम स्टेप बाय स्टेप मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा। ओके,
अगर हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, लेट अस कंसीडर दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिकॉज फिजिक्स हम पढ़ना है भाई, फिजिक्स पढ़ने के लिए सभी चीजें इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए तभी तो फिजिक्स बनेगी, है ना। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करते हैं कि सिस्टम पूरा जो सर कॉम्बिनेशन जो बना है ना पुली का, एक फिक्स और 3 मूवेबल पुली ए बी एंड सी डी, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिक्स पुली से, क्योंकि आसान रहेगा। फिक्स पुली से शुरुआत करते हैं। अगर हम फिक्स पुली पे इक्वेट करते हैं, यू कैन से एफर्ट दैट इज ई इज इक्वल टू T3। जितना एफर्ट आपने अप्लाई किया है ई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही ऊपर की डायरेक्शन में T3 टेंशन डेवलप होगा, हाँ या ना। ये तो पहले क्लियर कर लो, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ सर, सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ध्यान देना है, E इक्वल्स टू T3, मार्कर नहीं चल रहा है बताओ, E इक्वल्स टू T3 बन गया, ठीक है। E क्या है सर, एफर्ट है। T3 टेंशन दिख रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम में सर अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो E इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, T3 इज अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, अब आते हैं टू सेगमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली ए सिस्टम। अब हम शुरुआत करेंगे मूवेबल पुली से, वन बाय वन मूवेबल पुली से शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, जैसे ए बी सी डी का जो हमने सीक्वेंस दिया उसी सीक्वेंस है। हम देख सकते हैं टू सीक्वेंस दैट इज सेगमेंट पासिंग फ्रॉम पुली ए। पुली ए से दो सेगमेंट पास हो रहे हैं, यस सर, एक लेफ्ट की तरफ ऊपर जा रहा है, एक राइट की तरफ ऊपर जा रहा है। चलो ठीक है, ओवर द पुली ए सपोर्ट द लोड एल। अब सर ये दो स्ट्रिंग जो है वो किसे सपोर्ट कर रहा है, लोड को सपोर्ट कर रहा है, और टेंशन का डेवलप हो रहा है T1 टेंशन डेवलप हो रहा है। इसका मतलब सर अगर पुली ए के बारे में बात करते हैं, सर पुली ए को अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, पुली ए को अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो लोड है दिस इज बैलेंस बाय टू टेंशन, दैट इज लोड इज बैलेंस बाय 2T1, और आई कैन से टेंशन को हम इक्वेट करते हैं 2T1 इज इक्वल टू सर लोड इन दिस केस, यस और नो। सो T1 विल बी इक्वल टू L/2, यस सर, आसान है, बहुत आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ ना। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम सेगमेंट टू सेगमेंट देखते हैं विच इज पासिंग फ्रॉम पुली बी सपोर्ट्स द टेंशन T1, सो द टेंशन T2 इन दिस स्ट्रिंग इज गिवन एज। अब देखिए, अब पुली बी के बारे में ध्यान दीजिए, पुली बी के लिए हमने क्या कहा था, लोड क्या रहेगा, लोड इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लोड एज वेल एज पुली विल बिहेव एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। ये कंप्लीटली कॉम्बिनेशन बनेगा, एक सिंगल लोड में कन्वर्ट होगा। ये सिंगल लोड कौन कैरी कर रहा है, पुली बी कैरी कर रहा है। तो अगर हम पुली बी के बारे में कहते हैं तो एक्चुअल में क्या हुआ, T1 को कैरी कर रहा है, T1 को कैरी कर रहा है, T1 को कैरी कौन कर रहा है, T2, टू टाइम्स ऑफ T2। T1 को कैरी कौन कर रहा है, टू टाइम्स ऑफ T2 कैरी कर रहा है, टू टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू T1, बिकॉज T1 ही, अगर ये लोड दो पर्टिकुलर स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली, वैसे ही बी के लिए T1 विल बिहेव एज अ लोड, मतलब जो स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस डेवलप जो हो रहा है, ठीक है। तो T1 को बैलेंस करने के लिए कौन है, टू टाइम्स ऑफ T2, सर दो T2 है, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1/2, T2 इक्वल टू T1/2, क्या ये हम कह सकते हैं, हाँ सर, क्यों नहीं कह सकते, इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब भाई T1 क्या है, T1 क्या होता है, क्लियर है। चलो यहाँ तक ठीक है, हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अगर हम T1 को इक्वेट कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सी, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सी T1 इक्वल्स टू L/2 सर होता है। T1 अगर L/2 है सर, यहाँ पे इक्वेट कर देते, T2 इक्वल्स टू T के जगह पे L/2 डिवाइड बाई 2 पहले से था जो इंटू में आ जाएगा, सर 2 का स्क्वायर बन गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर बन गया, हाँ है ना, ये चीजें क्लियर है। ओके सर T2 का जनरेट हो गया। अब पुली सी के लिए पढ़ते हैं, सी पुली सिस्टम के लिए। अब इसमें क्या होगा, क्या हो रहा है, T2 इज बैलेंस बाय 2 टाइम्स ऑफ T3, yes or no? सर 2 टाइम्स ऑफ T3 इज बैलेंस्ड बाय T2। फिर से सर यहाँ पे आ जाएगा T3 इक्वल टू T2 बाई 2। सर T2 क्या है, L बाय यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं L टू द पावर 2 इंटू 2 विच कैन बी रिटन एज L टू द पावर 3। तो T3 क्या हो गया, L टू द पावर 3, यस और नो? T3 क्या हो गया, L टू द पावर 3, L डिवाइडेड बाय टू द पावर 3। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर अब एक चीज आप देख सकते हो, सबसे ऊपर इक्वेशन एक बना है, T3 क्या है पर सर, T3 तो सर एफर्ट है, हाँ है ना। तो इस केस में अगर हम लोड का बना सकते, अच्छा ओके ठीक है, इस केस में हम लोड को अगर इक्वेट करते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड इन दिस केस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड। सर लोड को इक्वेट करते थे, लोड इज इक्वल टू T3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ क्यूब। सर ये बन गया लोड, हाँ है ना, कि लोड बन गया है, देखिए दिखाई दे रहा है। लोड को हमने इक्वेट कर दिया, लोड इक्वल्स टू, सर क्या किया, 2 टू द पावर 3 को हमने शिफ्ट कर दिया T3 में, तो ये बन गया सर लोड इक्वल्स टू, लोड का इक्वेशन जनरेट, लेट अस से इक्वेशन नंबर बी, इसे इक्वेशन बी दे देते हैं। क्लियर है? ओके अब देखिए T3 क्या है भाई, T3 तो एफर्ट है, तो मतलब लोड इक्वल्स टू एफर्ट इनटू 2 टू द पावर 3। लोड बहुत बहुत हम बहुत धीरे जा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत धीरे जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है इस पर्टिकुलर वीडियो पे, ठीक है। तो लोड इक्वल्स टू क्या होगा, एफर्ट इनटू 2 टू द पावर 3, या फिर हम कह सकते हैं इसे सर वाइस वर्सा, एफर्ट इक्वल्स टू लोड अपॉन 2 टू द पावर 3। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, यस सर कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, कहने के लिए कहा जाता है, चलो ठीक है, ओके क्लियर। अब एक हमें फॉर्मूला याद आ गया था, मैकेनिकल एडवांटेज, याद करो तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सर, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड का वैल्यू पुट करते हैं सर, लोड का वैल्यू हमने क्या जनरेट किया है, लोड का वैल्यू आया सर, ये है लोड का वैल्यू, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज लोड, इक्वेशन बी आप देख सकते हो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड, लोड इज T3 इंटू 2 टू द पावर 3 अपॉन सर एफर्ट, एफर्ट क्या है, एफर्ट सर T3 है, एफर्ट T3, ये कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। मैकेनिकल एडवांटेज में जो अपने वैल्यू पुट किया वो कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, आप देख सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड, T3 इंटू 2 टू द पावर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफर्ट, एफर्ट हमने सबसे पहले इक्वेट किया था सर, एफर्ट इक्वल्स टू T3 अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, सिस्टम, तो ये बन गया T3 कैंसिल आउट, क्या बचा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर 3 आ गया। अब यहां से एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को लिख देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, इंपॉर्टेंट,
2 to the power n अगर हम लिख देते तो व्हाट विल बी दैट, n क्या रहेगा, n विल बी द नंबर ऑफ मूवेबल पुली। n क्या रहेगा आप देख सकते हो, देखो नंबर ऑफ मूवेबल पुली कितना है हमारे केस में 3, तो 2 के पावर में क्या आ गया 3 आ गया। अगर नंबर ऑफ मूवेबल पुली 4 होती तो 2 के पावर में क्या होता 4 होता। तो इन दिस केस n क्या डिनोट करेगा, n विल बी डिनोटिंग नंबर ऑफ मूवेबल पुली। यहां पे हम फिक्स पुली का कोई रोल नहीं है, फिक्स पुली विल नॉट कंट्रीब्यूट टू कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज इन कॉम्बिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है 2 to the power n, एंड व्हाट इज n सर, इट इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुली। ये कहां पे इस्तेमाल करें हम, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सिस्टम में जहां पे एक फिक्स पुली है और बाकी सब मूवेबल पुली है, ऐसे केस में। और सभी तरीके की पुली जितने भी फिक्स्ड और मूवेबल सभी पुली आर अटैच्ड टू द रिजिड सरफेस, अटैच्ड टू द रिजिड सरफेस। कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या कहती है सर, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 to the power n where n is the number of movable pulley in combination system in which there is one fixed pulley and remaining all are movable pulley and all the pulley system is attached to the single rigid system, single rigid support, sorry, single rigid support will attach to the single rigid support। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो का, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो। यहां तक चीजें क्लियर है, आप ये कॉपी करोगे, ठीक है। ये बन गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो n क्या रहेगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, आप ये नोट डाउन करोगे, n विल बी नंबर ऑफ मूवेबल पुली, n विल बी नंबर ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है। कॉम्बिनेशन सिस्टम है फर्स्ट पार्ट, यहां तक चीजें क्लियर, चलो ओके। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दो फॉर्मूले थे सर, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, और सेकंड था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। ओके, अब यही हम कैलकुलेट करने वाले हैं, चीजें क्लियर। अब एज वन एंड ऑफ द ईच स्ट्रिंग यू कैन सी पासिंग, इट इज पासिंग ओवर अ मूवेबल पुली, over a movable pulley, okay, is fixed, so the other end of the string moves up twice the distance moved by the axle of the movable pulley। फिर से हम रिपीट करें, आपको सुनना है क्या कह रहे हैं हम, as one end of the each string passing over a movable pulley is fixed, so the other end of the string moves up twice the distance। ठीक है, मतलब क्या क्या है, अगर एक स्ट्रिंग, ये जो दोनों स्ट्रिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि एक स्ट्रिंग फिक्स मूवेबल पुली पे अटैच्ड है, तो ये तो मूव करने से रहा, जो फिक्स है वो तो अटैच नहीं होगा। तो जो सिंगल स्ट्रिंग है वो कितनी बार घूमेगा एक मूवेबल पुली में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। सो इफ द लोड L अटैच्ड टू द पुली A मूव्स अप बाय द डिस्टेंस x, that is distance traveled by the load, the string connected to the axle B moves up by the distance 2 times of x। क्या कह रहे हैं देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि जो लोड है, समझिए लोड अगर x डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, x डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, तो सर ये जो स्ट्रिंग है B में जो स्ट्रिंग अटैच है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो 2 टाइम्स ऑफ x करेगी। क्यों 2 टाइम्स ऑफ x सर, क्योंकि एक तरफ से तो फिक्स्ड है ना, एक तरफ से तो मूव करेगा ही नहीं, मतलब इस B को अपने ये जो स्ट्रिंग है सर वो मूव करवाना होगा, और साथ में जो A सिस्टम है, ए पुली सिस्टम है, इसके लिए भी आपका स्ट्रिंग मूव करवाना पड़ेगा। मतलब जो बी है, बी को तो 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस मूव करना होगा, याद आ रहा है। अगर लोड एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड इज एक्स, तो सिस्टम बी को कितना मूव करेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स, यस और नो। वैसे ही अगर हम सी के तरफ जाते हैं तो फिर से 2 से बन जाएगा, 2 से इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स, दिस विल बी 4 times of x which can be written as 2 का square, which can be written as 2 square x, yes or no। देख सकते हो आप सिस्टम, यहाँ पे क्या है 2 to the power 1, कुछ नहीं है मतलब x, इस केस में 2 to the power 2 x and so on।
ठीक है, अब हम डी सिस्टम की तरफ जाते हैं। डी सिस्टम में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 2 to the power से 3x। ये सुनो, समझ में आ रही है कैसे स्क्वायर में इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 टाइम्स का स्क्वायर में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। सो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो से डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लोड, ये होता है वेलोसिटी रेशियो, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लोड। क्लियर है, याद आ रहा होगा फॉर्मूला सभी को। वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट कितना है सर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एफर्ट मतलब डी सिस्टम, तो सर 2 to the power 3x, this is distance traveled by the effort. You can see distance traveled by the effort is 2 times of cube into x, and what is distance traveled by the load, it is sir x। distance traveled by the load कितना है सर, x है, x x cancel out, तो वेलोसिटी रेशियो क्या बन गया 2 to the power क्यूब। अगर हम इसी को n कहते हैं तो बन जाएगा 2 to the power n। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉम्बिनेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और एक फिक्स्ड और बाकी सब मूवेबल है, एक फिक्स्ड है और बाकी सब मूवेबल सिस्टम है, मूवेबल पुली है, तो इन दिस केस नंबर ऑफ पुली विल टेल यू द मैकेनिकल एडवांटेज एज वेल एज वेलोसिटी रेशियो, यस और नो। क्योंकि हमने मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बना था, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 2 to the power n, where sir n was the number of movable pulley system, यही था n। आप देख सकते हो, मतलब वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है कहाँ पे, किस केस में, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सिस्टम में। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सिस्टम में कैसा कॉम्बिनेशन सर, जिसमें एक फिक्स पुली हो और बाकी सब मूवेबल पुली हो और सभी पुली पर्टिकुलर अटैच्ड है एक रिजिड सपोर्ट के साथ। ठीक है, ऊपर में ऑब्जर्व करो डायग्राम को। ठीक है, तो सर ऐसे केस में क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो 2 to the power n रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी सर 2 to the power n रहेगा, और सर n क्या रहेगा, n विल बी नंबर ऑफ मूवेबल पुली। इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अगर हम पूछते हैं कि भाई एफिशिएंसी कितना रहेगा, अरे सर ये तो हमें तो पता है, एफिशिएंसी तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। एफिशिएंसी क्या होता है सर, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो दोनों का वैल्यू सेम है, 2 to the power n अपॉन 2 to the power n 1, मतलब सर 100%। पर ये तो आइडियल कंडीशन है, ये तो आइडियल कंडीशन होगी, बिकॉज हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज सॉरी एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन कैन नॉट बी 100%, तो ये तो सर एक आइडियल कंडीशन है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें समझने की बात है, दैट इज एफर्ट हमने किस तरीके से इक्वेट किया, दैट इज एफर्ट इक्वल टू T3। फिर इसके बाद हमने पुली सिस्टम A को इक्वेट किया बाय लोड विच वाज L इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2 T1। ओके, इसके बाद हमने B से कनेक्ट किया। ये चीज समझना है, जब हम B के लिए स्टडी करते हैं तो ये जो सिस्टम रहेगा लोड प्लस पुली, ये कंप्लीटली लोड के जैसे बिहेव करेगा, तो सिंगल ऑफ T1 को कंसीडर करना है। व्हेन यू विल बी स्टडीइंग C, तो B पूरा कंप्लीट B A और लोड, ये कॉम्बिनेशन बनके एक सिंगल लोड बनाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को समझना। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट शुड बी नीट एंड टाइडी, जिसे हमारा बना है। ठीक है, हमारा तो अच्छा ही बना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी बनाओगे सिस्टमेटिकली। ये कौन सा सिस्टम पढ़ा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सिस्टम। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सिस्टम में फर्स्ट सेक्शन पढ़ा हमने, जिसके हमें कहते हैं कि भाई इसमें एक फिक्स्ड पुली रहेगा, बाकी सभी रिमेनिंग मूवेबल पुली रहेगी, और सभी तरीके की पुली अटैच विद द रिजिड सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा जिसे हम कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इन कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में जो सेकंड पार्ट रहेगा दैट विल बी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। उसमें तो मैकेनिकल एडवांटेज बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट हो जाता है, और
वेलोसिटी रेशियो तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत इजी पार्ट होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है टीडीएस से समझने के लिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट किया गया है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हमने स्टेप आपने देखा होगा, पुली सिस्टम 1 के लिए हमने स्टडी किया, उसके बाद पुली सिस्टम बी, सी एंड देन डी। सबसे पहले आप डी के साथ इक्वेट करोगे, ठीक है, बिकॉज एफर्ट इज इक्वल टू T3। ये तो अब सभी को पता होगा कि एफर्ट इक्वल टू T3 कैसे आ गया सर, क्योंकि एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो टेंशन ऊपर की तरफ अप्लाई होगा, तो दैट विल बी T3। सिंपल सी बात है ना, क्लियर। ओके, अब एक बार सिस्टम देख लीजिए कंप्लीटली डायग्राम, और कोई डाउट है स्टडी सभी तरीके से। अगर एक क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब अगर हम कहते हैं कि बताइए ठीक है, रफ डायग्राम बनाते हैं। अगर हम इसी सिस्टम का स्टडी करते हैं और कोई इस तरीके से आपका सिस्टम है, एफर्ट ठीक है, ये आपका लोड हो गया, और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या बनाओगे सर, मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2 टू द पावर n, और वेलोसिटी रेशियो भी होता है सर 2 टू द पावर n। n क्या रहेगा, नंबर ऑफ पुली सिस्टम, कितने नंबर ऑफ पुली सिस्टम है सर। दिखाई तो हमें 3 दे रहा है, पर 3 नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं ये बताते हैं हम, ठीक है। अब पढ़ तो लेते हैं, समझ में आता है, लर्न भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। 2 टू द पावर n सर, वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर n, एकदम फुल स्पीड एक्सप्रेस की स्पीड के साथ लर्न कर लेते हैं। पर एक चीज भूल जाते हैं, और वो भूलते क्या है, ये जो n होता है ना, वो नंबर ऑफ मूवेबल पुली के बारे में बात होती है भाई, फिक्स पुली के बारे में बात नहीं होती है। मतलब इस केस में नंबर ऑफ पुली कितना है, मूवेबल पुली 1 एंड 2, ये तो फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड पुली। आप देख सकते हो, रिजिड सपोज का डायरेक्ट अटैच है, तो ये तो फिक्स पुली में आ गया, तो इसको तो हमें काउंट ही नहीं करना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पुली सिस्टम 2, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा सर, 2 टू द पावर 2 विच इज 4। मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा 4। सर वेलोसिटी रेशियो 2 टू द पावर 2 4। अब ऐसा मत कर देना सर, मैकेनिकल एडवांटेज जो रहेगा वही वेलोसिटी रेशियो रहेगा, ठीक है। हमेशा ये कंसेप्ट से लर्न नहीं करोगे आप। अगर आप ये कंसेप्ट से लर्न करोगे, अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स लर्न करोगे कि सर जो मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा वही वेलोसिटी रेशियो रहेगा, तो हो सकता है अगर कहीं ट्रिकी क्वेश्चन बन जाए, कहीं एग्जामिनर आपसे इतना ट्रिकी पूछ ले कि वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ कंसेप्ट लग गया है, या फिर कुछ कंसेप्ट को अलग तरीके से उन्होंने बना दिया है कि आपका आंसर गलत करवा दे। इसलिए हमेशा याद रखिए फॉर्मूला, गो विद द फॉर्मूला, ठीक है। इतना बेसिक होता है कि यहाँ पे कोई गलती होने की चांसेस नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर n रहेगा, n रहेगा नंबर ऑफ मूवेबल पुली, नंबर ऑफ मूवेबल पुली कैलकुलेट करेंगे 1 2। ये फिक्स पुली, ये फिक्स पुली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिक्स पुली इज डायरेक्टली अटैच, फिक्स पुली इज डायरेक्टली अटैच विद द रिजिड सरफेस। आप देख सकते हो फिक्स पुली दैट इज डायरेक्टली अटैच, आप एक्सेल देख सकते हो, जो एक्सेल है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब बाकी जो पुलीज होती है दोनों तरफ से स्ट्रिंग्स अटैच होती है, सेंटर से नहीं रहेगी। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं ब्लॉक एंड टैकल में, तो उस केस में आप देखोगे कि सर एक जो सिस्टम है, एक पुली है जो दोनों तरफ से स्ट्रिंग से अटैच है, फिर भी वो फिक्स कहलाती है, ठीक है। तो वो सिस्टम में हम जाएंगे, तो उस सिस्टम में जाने से पहले ये सिस्टम क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये ऐसा कंसेप्ट फिर से लर्न करोगे, देखो मिसकंसेप्ट कैसे लर्न करते हैं ये हम बता रहे हैं, ठीक है। मिसकंसेप्ट बच्चे कैसे लर्न करते हैं, लर्न शॉर्ट, जो बच्चे होते हैं वो शॉर्टकट कैसे लर्न करते हैं, क्या सोचते हैं, स्ट्रिंग के दोनों तरफ सॉरी पुली के दोनों तरफ स्ट्रिंग है, मतलब ये मूवेबल पुली हो गया, चलो ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि स्ट्रिंग वो ये हो गया, कुछ दोनों तरफ स्ट्रिंग है मतलब ये मूवेबल पुली की पार्ट हो गई। ऐसा नहीं है, जब हम सेकंड कॉम्बिनेशन का स्टडी करेंगे, सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, तो वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि एक पुली की दोनों तरफ से स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से स्ट्रिंग है, पर वो फिक्स पुली में आएगा, पर वो फिक्स्ड पुली में आएगा।
इसलिए बच्चों हम जिस तरीके से आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं या फिर जिस तरीके से हम जिस फ्लो के साथ जा रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, उसी तरीके से इन चीज़ों को लर्न करो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आज हम क्लास खत्म करते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज all from my side, and thank you. Feel free to ask your doubts anytime. Okay, thank you, students.